जय श्री राम। आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि यदि आप एनएमएमएस या किसी और अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री में तैयारी करने के लिए ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जिज्ञासा बनाए रखें। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि कोशिका के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित हैं। इन्हें निम्नांकित आरेखों में उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। ये इसमें आलेख दिखाया है जिसमें ये जंतु कोशिका है, ये जीवाणु की कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो इनके नाम भरने हैं। तो देखो, जंतु कोशिका में आएगा केंद्रक, सभी जंतुओं की कोशिकाओं में होता है। जो सभी पौधों की कोशिकाएं हैं उनके अंदर हरित लवक और कोशिका भित्ति सभी में मिलती है। ऐसे जो केंद्रकाभ और कोशिका भित्ति होती है वो सभी जीवाणुओं की कोशिकाओं में होती है। और जो ये बीच में लिखा है, कोई भी कोशिका चाहे किसी भी चीज़ की कोशिका है, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये दो चीज़, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये सभी कोशिकाओं में मिलती है। चाहे वो चींटी की कोशिका है, चाहे वो हाथी की है, चाहे वो किसी भी पौधे की है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको ये दिखाई साफ नहीं दे रहा है तो ये दूसरा फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझाते हैं कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग है जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका की वृद्धि और विकास को भी नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका के भीतर होता है। इसमें कोशिका के अन्य घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण होते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं के में मदद करते हैं। उसके बाद है हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है और यह हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर कोशिका भित्ति। भित्ति से ऐसे सोच सकते हैं, जो भित्ति मतलब भींत, हरियाणवी में कहते हैं ना दीवार। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की बाहरी परत है। यह पौधों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है जिससे वो एक दूसरे के साथ सघन रूप से व्यवस्थित हो सके। अच्छा, जैसे भित्ति की बात कर रहे थे, ये पौधों में होती है। इसी कारण से पौधे हैं जो दूसरे जंतुओं से मजबूत या कठोर होते हैं। इसके आगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह एक सरंध्र परत है। सरंध्र का मतलब इसमें छिद्र होते हैं जो आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और अपशिष्ट पदार्थों के निकास को नियंत्रित करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। आनंदी ने 2 प्रश्नावलियां ली, उन्हें क और ख में चिन्हित किया। उसने प्रत्येक प्रश्नावली में 2 चम्मच चीनी का घोल डाला। प्रश्नावली ख में उसने 1 चम्मच खमीर या यीस्ट डाला। इसके पश्चात उसने प्रत्येक प्रश्नावली के मुंह पर 2 कम फूले हुए गुब्बारे लगाए। उसने इस व्यवस्थापन को धूप से दूर गर्म स्थान पर रखा। तो उसने क्या देखा? ये देखा कि क और ख, जिसमें एक में गुब्बारा फूल गया। तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 से 4 घंटे के पश्चात क्या होगा? उसने देखा कि प्रश्नली ख से जुड़ा गुब्बारा फूला हुआ था। इसका संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? तो अब उसके ऑप्शन लिखे हैं 4, इनमें से क्या कारण है? 4 ऑप्शन क्या है कि प्रश्नली ख में पानी वाष्पित हो गया और गुब्बारे में जलवाष्प भर गई। ख है गर्म वातावरण में प्रश्नली ख के भीतर की हवा को फैला दिया जिससे गुब्बारा फूल गया। अगर ऐसी बात होती तो ये दोनों गुब्बारे फूलते। इन दोनों में से कोई नहीं है। अब तीसरा नंबर है, यीस्ट ने प्रश्नली ख के भीतर एक गैस उत्पन्न कर दी जिससे गुब्बारा फूल गया। ये हो सकता है। अगला है डी, चीनी ने गर्म हवा के साथ अभिक्रिया की जिससे गैस उत्पन्न हुई और अंततः गुब्बारा फूल गया। ये नहीं है। तो इसका आंसर है ग। यीस्ट ने प्रश्नली ख के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया और ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये पाठ 5वें में हम पढ़ेंगे। व्याख्या क्या है इसकी, क्यों फूला वो देखो। 3-4 घंटे पश्चात प्रश्नली ख से जुड़ा गुब्बारा फूल जाएगा। इसका कारण यह है कि जो यीस्ट या खमीर होता है उसे चीनी के घोल में किण्वन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जब ये प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर है प्रश्न नंबर 2, आनंदी ने एक और प्रश्नली ली जो चूने के पानी से 1/4 भरी थी। उसने प्रश्नली ख से गुब्बारे को इस तरह निकाला कि गुब्बारे से भरी हुई गैस बाहर न निकले। उसने गुब्बारे को चूने के पानी वाली प्रश्नली से जोड़ा, उसे अच्छी तरह हिलाया। आपके विचार में से वो क्या जानना चाहती है? तो इसका उत्तर देखो क्या है। आनंदी ने चूने के पानी वाली प्रश्नली में से गुब्बारे को जोड़ा और उसे हिलाया ताकि वह यह जान सके कि गुब्बारे से भरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। मतलब वो ये चाहती है कि गुब्बारे में कौन सी गैस है वो टेस्ट करे, पता लगेगा इसका नाम। तो यह चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके दूध या रंग हो जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है जो दूधिया दिखता है। तो अगर वो गुब्बारा छोड़ने के बाद सफ़ेद हो जाता है तो इससे ये बात पता लगती है कि ये गैस जो निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 3, एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई कर रहा था। उसने फसल की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला। पड़ोस के खेत में एक और किसान सेम की फसल उगा रहा था, परंतु उसने स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक नहीं डाला। क्या आप इनके कारणों पर विचार कर सकते हैं? इसका मतलब है 2 पड़ोसी हैं, एक ने उर्वरक डाला है, एक ने नहीं डाला जिसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो उत्तर देखो क्या है। किसान ने गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर सेम की फसल में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी में इसके उपयोगी बनाते हैं। इसलिए सेम की फसल को उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, सेब में नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि यह खुद ही नाइट्रोजन प्राप्त कर सकती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4,
स्नेहल ने अपने बगीचे में 2 गड्ढों क और ख खोदे। गड्ढा क में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाले और उन्हें सूखे पत्तों के साथ मिला दिया। गड्ढा ख में उसने उसी तरह के कचरे को सूखे पत्तों के साथ मिलाए बिना डाल दिया। उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 3 सप्ताह बाद देखा कि वह क्या जांचने का प्रयास कर रही है। तो इसका उत्तर है स्नेहल यह जानने का प्रयास कर रही है कि सूखे पत्तों के साथ मिलाने से खाद बनाने की प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ता है। इस प्रयोग से वह यह देखेगी कि गड्ढे क में सूक्ष्मजीव जैसे कवक और जीवाणु छिलकों को तेजी से खाद में बदलते हैं, जबकि गड्ढे ख में यह प्रक्रिया धीमी होगी या नहीं होगी। इससे उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि सूक्ष्मजीवों के लिए सही वातावरण कैसे खाद बनाने में सहायक होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों की पहचान करें। पार्ट 1 मैं प्रत्येक प्रकार के वातावरण में और आपकी आंत में रहता हूँ। दूसरा है मैं पाव रोटी और केक को मुलायम और फूला हुआ बनाता हूँ। तो ये बताने हैं ये सूक्ष्मजीव कौन है, इनके नाम क्या है। प्रश्न नंबर 3 मैं दलहनी मतलब दाल वाली या फलीदार फसलों की जड़ों में रहता हूँ और उनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता हूँ। तो उसके बाद है आंसर पहला है जीवाणु, ये हमारे शरीर के अंदर भी मिलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 2 का आंसर है खमीर। खमीर या यीस्ट, ये डबल रोटी केक वगैरह को फुलाने के लिए ये काम करते हैं। और प्रश्न नंबर 3 का आंसर है जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, उसका आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 यह जानने के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए कि सूक्ष्मजीवों को अपनी वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, वायु और नमी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर देखें। उत्तर जब प्रयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान, वायु और नमी की जांच करने का एक अच्छा तरीका है। हम 3 ब्रेड की स्लाइस का उपयोग करेंगे, मतलब 3 ब्रेड के टुकड़े लिए भाई। स्लाइस ए पहला टुकड़ा, इसे गर्म और नम वातावरण में रखा जाएगा, जैसे कि सिंक के पास, रसोई घर में रख दिया। स्लाइस बी, इसे सूखे वातावरण में रखा जाएगा, जैसे कि एक सील किए गए कंटेनर में। स्लाइस सी, इसे ठंडे वातावरण में रखा जाएगा, जैसे कि फ्रिज में। जो ब्रेड के टुकड़े लिए 3 अलग अलग जगह पे रख दिए। उसके बाद है अब 3 दिनों के बाद इन स्लाइसों का अवलोकन करें। अवलोकन मतलब इनको ध्यान से देखते हैं 3 दिनों के बाद। स्लाइस ए में सबसे अधिक सूक्ष्मजीव या फफूंद की वृद्धि होगी। स्लाइस बी में कम वृद्धि होगी क्योंकि यह सूखा है, और स्लाइस ए में भी वृद्धि कम होगी क्योंकि यह ठंडा है। तो यहाँ पे स्लाइस ए लिखना रह गया है। स्लाइस ए में भी वृद्धि कम होगी क्योंकि यह ठंडा है। निष्कर्ष देखो क्या निकला। सूक्ष्मजीव तब सबसे अच्छे से बढ़ते हैं जब तापमान, नमी और वायु की स्थिति आदर्श होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, ब्रेड के 2 स्लाइस लीजिए। एक स्लाइस को सिंक के पास एक प्लेट में रखिए, दूसरे स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रखिए। स्लाइस मतलब 2 टुकड़े लिए भाई ब्रेड के, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखा,
और एक को रखा सिंक के पास। तो 3 दिनों के बाद दोनों स्लाइसों की तुलना कीजिए, अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए, अपने अवलोकनों के कारण बताइए। तो 3 दिनों के बाद आप दोनों को देखोगे तो क्या उनके ऊपर दिखाई देगा, ये बताना है। तो आंसर है, जब आप ब्रेड के एक स्लाइस को सिंक के पास दूसरे को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 3 दिन के बाद आप देखेंगे सिंक के पास वाला स्लाइस जल्दी सड़ जाता है और उसमें फफूंद लग जाती है, जबकि रेफ्रिजरेटर में रखा स्लाइस ताज़ा रहता है। इसका कारण यह है कि गर्म और नम वातावरण में सूक्ष्म जीव जैसे फफूंदी जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का ठंडा तापमान इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, इससे ब्रेड लंबे समय तक ताजा रहती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, एक विद्यार्थी अवलोकन करता है कि जब दही को 1 दिन के लिए बाहर रखा जाता है तो वह अधिक खट्टा हो जाता है। इस अवलोकन के 2 संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकते हैं? भाई जो दही होता है वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है जब उसको फ्रिज से बाहर रखते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या कारण होते हैं? आंसर देखो, जीवाणु की वृद्धि। दही में लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु होते हैं। जब दही को गर्म स्थान पर रखा जाता है तो ये जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं और दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दही खट्टा हो जाता है। एक बात तो ये क्या है कि गर्म स्थान में होने से वो सारे दूध में जो शर्करा लैक्टोज है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, इसलिए खट्टा होता है। और दूसरा है तापमान का प्रभाव। गर्म तापमान पर जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ जाती है। ज़्यादा तापमान है, जीवाणु ज़्यादा काम करेंगे। उच्च तापमान पर ये जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे दही जल्दी खट्टा हो जाता है। ठंडे स्थान पर रखने से जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे दही कम खट्टा होता है। और यही कारण है दूध को फ्रिज में रखते हैं, दूध खराब नहीं होता, क्योंकि जीवाणु ठंडे वातावरण में तापमान पे काम नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। चित्र 2.15 में व्यवस्थापन चित्र 2.15 में दिए गए व्यवस्थापन का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या है देखो, एक फ्लास्क बोलते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क है। इसमें क्या है, गोल है चीनी का और इसमें यीस्ट डाल दिया और इसमें से देखो ये पाइप निकाल दी और इसमें आ रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है, परखनली बोलते हैं। इसमें चूने का पानी है, मतलब इसमें से कौन सी गैस निकलेगी और गैस निकलने के बाद इस पाइप के द्वारा ऐसे जाके चूने के पानी में जाएगी और क्या होगा। तो फ्लास्क कैग में चीनी का गोल क्या है, का क्या होता है? पार्ट नंबर 1 है, फ्लास्क कैग में चीनी के गोल का क्या होता है? फ्लास्क कैग में खमीर चीनी के गोल को गर्म स्थिति में किण्वित करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी मात्रा में अल्कोहल उत्पन्न होती है। जो चीनी का गोल था उसमें जो खमीर था, ये याद रखना, ये जो खमीर है वो इसको किण्वित कर देता है। ये 2 नाम किण्वित कर दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी मात्रा में अल्कोहल बन जाता है। फिर प्रश्न नंबर 2, 4 घंटे पश्चात आप परखनली क्षय में क्या देखते हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? तो जो ये गैस बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करती है,
4 घंटे के बाद प्रखनली क्षय में चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क क्षय में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रखनली क्षय में पहुंचकर चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, यदि फ्लास्क क्षय में यीस्ट न डाला जाए तो क्या होगा? अगर चीनी के घोल में यीस्ट को ना डाला जाए तो गैस ही नहीं पैदा होगी। तो आंसर लिखो, यदि फ्लास्क में क्षय में यीस्ट नहीं डाला जाए तो किण्वन प्रक्रिया नहीं होगी। इस कारण से कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होगी और प्रखनली क्षय में चूने का पानी साफ रहेगा, वो सफेद ही नहीं होगा। फिर गैस ही नहीं बनी तो सफेद नहीं होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हुआ पूरा। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।